नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के एनसीईआरटी के इस क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जो साइंस है इसे पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8 का जो एनसीईआरटी के साइंस है उसे कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 तक भी हम लोग साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 से हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, चाहे वो ज्योग्राफी है या साइंस है, यहाँ से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस नोट्स से 46 क्वेश्चन टीआरई थर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसको मैं प्रूफ भी दे दिया हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो इस नोट्स को आप खुद से तैयार करते रहिए पढ़ के, या आप चाहें तो हमारे संस्था से पीडीएफ बाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हैं एनसीईआरटी को आपको मिलती रहे। यहाँ पर जो 5वां चैप्टर है, ये चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, यानी ये बायोलॉजी का चैप्टर है। और देखिए, कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव में अमीबा, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम और बैक्टीरिया आते हैं। कहने का मतलब ये जो अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है और पैरामीशियम और बैक्टीरिया है, ये एक कोशिकीय जीव है, अर्थात इनकी जो शरीर है एक ही कोशिका का बना होता है और एक ही कोशिका में इनके बॉडी के सारे ऑर्गन होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूएन हॉक ने की थी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1665 में जो कोशिका की खोज किया गया था, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। दरअसल ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी और एक कॉर्क था। क्या था? कॉर्क का खोजा गया था। यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी, दरअसल वो मृत कोशिका थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ल्यूएन हॉक के द्वारा 1674 में। इन तीनों बातों का आप याद रखिएगा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा और ये 1831 में किया गया था। यानी जो न्यूक्लियस है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और ये खोज 1831 में किया गया था। जे पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का नामकरण किया। यानी किसी कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गन पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपके वैक्यूल्स, इसके अलावा आप जो है राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सभी जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य जो उपकरण है, इनको जो है जीव द्रव्य का नाम दिया गया। और ये नाम दिया किसने, तो पुरकिंजे ने। किसने दिया, तो पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य का नाम दिया। रुधिर कोशिका जो हमारी ब्लड है, तो रुधिर कोशिका जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि हमारा जो ब्लड है और ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। यानी एक मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, जबकि अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी मनुष्य में जो महिला होती है और महिला के अंदर जो अंडाणु पाया जाता है, वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोशिका के अंदर विशिष्ट अपघटक को कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सभी जो ऑर्गन पाए जाते हैं एक कोशिका के अंदर, वे सभी मिलकर कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है, कोशिका के 3 गुण होते हैं। यानी कोशिका के 3 गुण होते हैं, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक यानी न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे आप कोशिका के बारे में समझिए। कोशिका को दरअसल हम 2 हिस्से में बांटते हैं। कोशिका को हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा होता है बाह्यतम हिस्सा, यानी आउटर उसका जो लेयर होता है, और दूसरा होता है इनर पार्ट, जिसमें हम लोग जीव द्रव्य आता है। ठीक है, तो कोशिका के जो सेल है, मतलब कि जो सेल है, सेल के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बाह्यतम हिस्सा, मतलब कि आउटर लेयर, और एक होता है जीव द्रव्य यानी उसके इनर पार्ट। अब देखिए,
जो आउटर लेयर होता है या आउटर जो पार्ट होता है कोशिका का, इसमें दो चीज़ आते हैं। एक आता है कोशिका भित्ति। अगर पौधे की कोशिका है, प्लांट सेल है, तो उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वाल होगा। अगर जंतु कोशिका है तो उसमें कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होगा, और इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ पाया जाता है किसी कोशिका के बाह्यतम हिस्से में। जबकि जीव द्रव्य में जो है यानी कोशिका के इनर पार्ट में या तो कोशिका द्रव्य होगा या तो केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग पौधे की कोशिका से उसके अंदर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए, दरअसल ये जो चित्र दिया गया है ये पौधे की कोशिका है, और पौधे की कोशिका में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, सबसे उसकी आउटर जो लेयर होता है, ये जो आउटर लेयर है इसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और जस्ट इसके अंदर एक और लेयर है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि ये सर्कल की तरह का जो आकृति है इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, और जस्ट इसके नीचे कला सा एक जो है बिंदु पड़ा हुआ है, इसी को केंद्रिका कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे देखिए ये जो आकृति है इस तरह का छड़नुमा आकृति जो है, इसे हम लोग गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय कहा जाता है। नीचे आइए, ये जो है आपको क्लोरोप्लास्ट है जो पौधे में की पत्तियों में पाया जाता है, और इसी के चलते पत्तियाँ हरे कलर की दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे सेल का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, इसके नीचे ये बड़ी सी जो आकृति है ये वैक्यूल है, और यहाँ पे कुछ तरल पदार्थ इस कोशिका के अंदर भरे होते हैं जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ये संपूर्ण बातें हमने की एक पौधे की कोशिका के संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका झिल्ली निम्न में से किसका बना होता है, और ऑप्शन वहाँ पर दिया रहता है लिपिड, प्रोटीन, वसा। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा कि कोशिका हमारी जो है कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली लिपिड और जो प्रोटीन का बना होता है, और ये अर्धपरिगमीय झिल्ली होता है। अर्धपरिगमीय मतलब कि इसके अंदर जो है हल्का सा छिद्र पाए जाते हैं जो किसी तरल पदार्थ को या किसी गैस को आने जाने का रास्ता मिल जाता है, इसलिए इसको अर्धपरिगमीय झिल्ली कहा जाता है। ठीक ना, जो खुद कोशिका इसको कंट्रोल करता है। अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो विसरण के द्वारा ही कोशिका के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और जबकि विसरण के द्वारा ही कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब विसरण होता क्या है, अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा 9th का, तो उसमें मैंने विसरण का जिक्र किया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी विसरण का जिक्र किया गया है। देखिए, विसरण होता क्या है कि गैस, द्रव्य या विलेय का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोशिका है, और कोशिका के अंदर बहुत सारे इसके जीव द्रव्य है, और इसी जीव द्रव्य में मान लीजिए कि ऑक्सीजन भी भरा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और कोशिका के बाहर जो है ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब क्या होगा, चूँकि कोशिका के बाहर जो है ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा हो गई और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो इस केस में क्या होगा, जो कोशिका के बाहर जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, और कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम है यानी सांद्रता कम है, तब यह क्या होगा, ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा कोशिका के अंदर। ठीक ना, और इसी को विसरण कहा जाता है कि विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन क्या हुआ, तो कोशिका के अंदर चला आता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कि अब तो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चला गया। अब जो क्या होता है, आप देखते हैं कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका के बाहर है इसकी मात्रा कम होती है। अब क्या होता है, चूँकि कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है ज़्यादा हो गई, और कोशिका के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सांद्रता कम है, तब यहाँ पे क्या होगा, कोशिका से यानी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाती है, और यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे हमारी कोशिका में
ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है। और यह सभी क्रिया किसके चलते होता है? तो ये विसरण के चलते होता है। किसके चलते? विसरण के कारण ये होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि हमारी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करता है? तो विसरण के द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परासरण के बारे में। अब देखिए, परासरण क्या होता है? ये कम सांद्रता वाले घोल का अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। मतलब कि जो विसरण हमने देखा था, तो विसरण में हमने बात किया था कि कोई भी जो गैस, द्रव्य या विलयन है, यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, जबकि परासरण इसका उल्टा होता है। और परासरण कहता है कि नहीं, इसमें जो द्रव्य होगा वह कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। और सिर्फ ये द्रव्य में लागू होता है, ये नियम सिर्फ द्रव्य में लागू होता है, परासरण का नियम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसी परासरण के माध्यम से कोशिका झिल्ली के अंदर जो है क्या होता है? तो द्रव्य क्या करता है? प्रवेश करता है। यानी परासरण के द्वारा ही कोशिका के अंदर द्रव्य प्रवेश करता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कोशिका के अंग झिल्लियुक्त होते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन पाए जाते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम या अन्य जो पदार्थ, जो ऑर्गन है, ये सभी जो है झिल्लियुक्त होते हैं। यानी वे झिल्ली के साथ बंधे होते हैं, इसलिए अलग अलग होते हैं, नहीं तो सभी में घुल मिल नहीं जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंगक बिना झिल्ली के होते हैं। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, उनके अंदर जो भी ऑर्गन होता है वे बिना झिल्ली के होते हैं, उनके ऊपर झिल्ली नहीं पाया जाता। ठीक है, ये तो हो गया, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। अब देखिए, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, दरअसल ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में। तो देखिए, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इस पर राइबोसोम पाया जाता है। इस पर क्या पाया जाता है? इस पर जो है ये जो आकृति है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की है, और इस पर जो है राइबोसोम पाया जाता है, और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका पाई जाती हैं, इस पर राइबोसोम होता है, और यही राइबोसोम हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसे याद रखना। और कौन करता है? तो रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम। स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में बात करें तो यह जो है ये वसा और लिपिड का निर्माण करता है। इसे याद रखिएगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये दो चीज़ बनाता है, वसा और लिपिड बनाता है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए, ये जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है, इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज पोर्टर के द्वारा किया गया था। इसके आगे हम बात करते हैं गोल्गी उपकरण के बारे में। देखिए, गोल्गी उपकरण यानी गोल्गी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैमिलो गोल्गी के द्वारा। इसकी जो कार्य है, गोल्गी बॉडी का जो कार्य है, यह संश्लेषित पदार्थ गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं। मतलब कि जो भी पदार्थ हमारे सेल के अंदर बनता है, चाहे प्रोटीन बन रहा है, चाहे वो आपका वसा बन रहा है, लिपिड बन रहा है, कुछ भी हमारे शरीर में जो है कोशिका के अंदर निर्माण हो रहा है किसी पदार्थ का, तो उसका ये गोल्गी उपकरण क्या करता है? पैकिंग का काम करता है। यानी गोल्गी बॉडी हमारे शरीर में पैकिंग का काम करता है और पैक करके उसे शरीर के विभिन्न अंगों के पास भेज देता है। यानी ये पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है गोल्गी बॉडी। ठीक है, यानी समझिए कि आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरह का है। ये क्या करता है? सामान को, जो भी सामान बन गया है हमारे कोशिका के अंदर, उसको पैक कर देता है, और पैक करके जहाँ जहाँ जिस पदार्थ की कमी है वहाँ वहाँ उस पदार्थ को ये पहुँचा देता है। ये काम है हमारी गोल्गी बॉडी का। लाइसोसोम का निर्माण करता है, और यही गोल्गी बॉडी जो है
लाइसोसोम का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है लाइसोसोम। और इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ये जो है गोल्गी उपकरण, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखता है कि क्या क्या पैकिंग करना है और कहाँ कौन से पदार्थ पहुंचाना है जो कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ को निपटाने का काम करता है। मतलब कि कोशिका के अंदर कोई भी अवशिष्ट पदार्थ है, चाहे अगर कोशिका के अंदर कोई माइक्रो या कोई भी कीटाणु अगर प्रवेश कर जाता है, तो ये क्या करता है, उसे खत्म करने का प्रयास करता है। और इसीलिए इसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो लाइसोसोम है, इसमें एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ होता है, और जब हमारी कोशिका के अंदर कोई जो अवशिष्ट पदार्थ आ गया या कोई जो है दुश्मन प्रवेश कर गया, तभी कोशिका क्या करती है, उस दुश्मन के ऊपर या उस अवशिष्ट पदार्थ के ऊपर कुछ तरल पदार्थ छोड़ती रहती है, ताकि वह डेड हो जाए, मर जाए। लेकिन मान लीजिए कि जो दुश्मन है या जो अवशिष्ट पदार्थ है वो काफ़ी तगड़ा है, इसके जो है तरल पदार्थ छोड़ने से भी वो नहीं मर रहा है, तब ये क्या करता है, तब ये खुद को निछावर करता है। यानी यह जो लाइसोसोम है उस दुश्मन के पास पहुंच जाता है, उस अवशिष्ट पदार्थ के पास पहुंच जाता है और जाकर फट जाता है, जिससे इस लाइसोसोम के अंदर जितने भी तरल पदार्थ रहते हैं वो सभी उसके ऊपर बिखर जाते हैं। ठीक ना, और वह जो दुश्मन रहता है या वह जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है वो नष्ट हो जाता है। और इसी के चलते इसे लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। अरे इसे मैंने बता दिया। और ध्यान रखिएगा कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में भी तोड़ने का कार्य लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। इतनी बात आप लाइसोसोम के बारे में याद रखिएगा। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नामकरण दरअसल सी बेंडा ने किया था। किसने किया था? तो नामकरण सी बेंडा ने किया था, और इसे बायोप्लास्ट अल्टमान ने कहा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे बायोप्लास्ट अंडमान ने कहा। और ध्यान रखिएगा कि इसे बिजली घर कहते हैं हम लोग, पावर हाउस कहते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कि यहीं पर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण होता है, यानी यहीं से हमारी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर हमारे ग्लूकोज टूटता है और एटीपी जनरेट होता है, यानी एटीपी का निर्माण होता है। और जो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उनकी संख्या 36 होती है, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन TRE 2 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी TRE 2 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोशिका का श्वसन अंग कहा जाता है। ये जो है कोशिका का श्वसन अंग है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें खुद का अपना DNA पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये DNA पाया जाता है अपना खुद का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए इसे स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। स्वायत्त अंग का मतलब कि ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, ये खुद अपना एक कंप्लीट जो है एक अंग है, ऑर्गन है। ठीक है, इसमें DNA पाया जाता है। अब देखिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, DNA जो है पूरी कोशिका में 3 जगह ही पाया जाता है। 3 जगह कौन कौन से है? तो एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा हरितलवक में पाए जाते हैं। इन तीनों जगहों पे जो है मात्र DNA पाया जाता है एक सेल के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में। ध्यान रखिएगा जो प्लास्टिड है ये केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। यानी ये केवल पौधों में पाया जाता है प्लास्टिड। और जो प्लास्टिड है या लवक है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, जो रंगीन होता है। आप देखते हैं पौधे के जो रंग बिरंग पौधे जो होते हैं वो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि उसका कारण है कि इसमें क्रोमोप्लास्ट है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के होते हैं। जो पत्तियां होती हैं पौधे की हरे रंग क्यों दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और बात करें एक और होता है तीसरा, जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद रंग का होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसके चलते पौधा रंगीन होता है,
क्लोरोप्लास्ट के चलते पौधा हरा होता है और एक क्लोरोप्लास्ट जो है यही आपके प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है पौधे में। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद होता है और ये भोजन का संग्रह करता है। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद होता है, भोजन का संग्रह करता है। और भोजन में क्या क्या संग्रह करेगा? तो 3 चीज़, स्टार्च, तेल और प्रोटीन। स्टार्च, तेल और प्रोटीन, इन तीन चीज़ का संग्रह जो है ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है और इसे ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है, तो इतनी बात आप जो है प्लास्टिड के बारे में याद रखेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रसधानी के बारे में। इसके बारे में तो रसधानी के बारे में देखिए, यह पौधे तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। पौधे में ये विकसित अवस्था में होती है, क्योंकि पौधे में सबसे बड़ी जो आर्गन है ये रसधानी ही होती है। पौधे में सबसे बड़ी जो अंग होता है वो रसधानी का होता है। लगभग ये 50% से 90% तक ये स्थान एक कोशिका के अंदर घेरता है, जबकि जंतु कोशिका में यह अविकसित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। जितने भी यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसी डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका द्रव्य से यह न्यूक्लियस अलग होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन होता है। और ऑलरेडी मैंने बताया कि जो ल्यूकोप्लास्ट है सफ़ेद कलर का होता है और 3 चीज़ का संग्रह करता है, मतलब कि भंडारण करता है, जिसमें स्टार्च, प्रोटीन और आपका तेल होता है। आगे बात करते हैं। अब ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टिश्यू के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्ज़ाम में बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो टिश्यू है, जो ऊतक हैं, तो ऊतक आखिर होते क्या हैं? तो देखिए, जो कोशिका का समूह है वही ऊतक का निर्माण करता है। यानी कई कोशिका मिलके तब एक ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ऊतक ही होते हैं जो हमारे शरीर को चलने फिरने में सहायता करते हैं, क्योंकि ऊतक क्या करते हैं? संकोचन और उसको मतलब कि किसी अंग को छोड़ने और पकड़ने का कार्य करते हैं। देखिए, ऊतक की बात करें तो ऊतक का जो अध्ययन है इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी शब्द को मायर ने दिया था। हिस्टोलॉजी शब्द को किसने दिया था? मायर ने दिया था। और हिस्टोलॉजी के पिता मार्सेलो मेलापिदी हैं। कौन है? मार्सेलो मेलापिदी। यहाँ पे 3 बातें आपको समझ में आया, यानी ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी शब्द मायर ने दिया था और हिस्टोलॉजी के पिता मार्सेलो मेलापिदी हैं। और टिश्यू शब्द को विंचेट ने दिया था। ध्यान रखिएगा, टिश्यू शब्द को जो है विंचेट ने दिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, फिर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, प्लांट टिश्यू दरअसल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्योतक और दूसरा होता है स्थायी टिश्यू। यानी विभाज्योतक जो होता है इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि जो शीर्षस्थ होता है ये टिश्यू जो है प्लांट के टॉप पे पाया जाता है। किसी पौधे के सबसे ऊंचाई का उसका जो टॉप होता है उसके ऊपर पाया जाता है, क्योंकि यही उस प्लांट की वृद्धि करता है। ठीक है, देखते हैं कि जो पौधा बढ़ते जाता है क्यों? क्योंकि इस पौधा के सबसे ऊंचाई पर जो उसका शीर्ष पार्ट है वहाँ पे शीर्षस्थ ऊतक पाया जाता है और यही ग्रोथ करता है, जिसके चलते पौधे की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, यानी पौधे की लंबाई इसी पर निर्भर होता है। पार्श्व जो ऊतक होता है ये चौड़ाई में वृद्धि करता है। जैसे देखते हैं किसी पौधे का जो तना है मोटा हो गया, आखिर कैसे? क्योंकि पार्श्व जो ऊतक होता है वह उस तना को मोटा कर रहा है। एक होता है अंतर्वेशी ऊतक। तो अंतर्वेशी ऊतक यह पौधे को पुनः वृद्धि कर देता है। ठीक ना, यानी बार बार पौधे को बढ़ाता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर गाय जो है किसी घास को खा जाए, तो घास अगर खा जाए और फिर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद आप जाके उस घास को देखिएगा तो पता चलेगा कि घास
फिर वो जिस तरह से था वैसे हो गया है, जम गया है, मतलब कि वो बढ़ गया है, पता ही नहीं चला कि गाय उसको खाई थी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर अंतर्वेशी जो है ऊतक पाया जाता है और ये बार बार जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। और ये जो ऊतक है ये घासों में पाया जाता है अक्सर। ठीक है, अब हम अस्थायी ऊतक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से, एक जो है चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये पार्श्व विभाज्य ऊतक है, ये शीर्ष पे पाया जा रहा है, देख रहे हैं, और ये क्या करता है, यही बढ़ता रहता है और पौधे की लंबाई बढ़ती जाती है। और ये क्या करता है, लंबाई है, और इस प्राथमिक ऊतक भी इसे कहते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक ऊतक भी कहते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक को जो है प्राथमिक ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये अंतर्विष्ट जो है, ये अंतर्विष्ट ऊतक है और ये घास में पाया जाता है। यही क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई गाय यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से चर गई या यहाँ से चर गई, तो यहाँ पर देखिए ये जो नोड है ये सब जगह पाया जाता है। ये अंतर्विष्टि जो है, यह जो ऊतक ये सब जगह पाया जाता है। और कहीं से अगर घास चर गई तो ये फिर क्या करता है, इसे पुनः वृद्धि करा देता है। और ये देखिए इस पे ये जो अगल बगल जो है पौधे के तने पर क्या होता है, पार्श्व ऊतक पाया जाता है, जो इसे कैबियम भी कहते हैं। और ये इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है। और इसी पार्श्व विभाज्य ऊतक को हम लोग द्वितीय जो है टिश्यू कहते हैं, सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पार्श्व विभाज्य ऊतक को प्राथमिक टिश्यू और इसे द्वितीयक टिश्यू कहते हैं। अब हम कुछ और बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन पाया जाता है, जो पौधे को मजबूती प्रदान करता है। यानी पौधा इतना मजबूत होता है, उसका एक ही कारण है कि उसमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, पौधा हार्मोन साइटोकिनिन है। ये क्वेश्चन TRE3 का एक क्वेश्चन है, ये जो लाइन है TRE3 का क्वेश्चन है। ऑलरेडी TRE3 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में कौन पौधा हार्मोन है, और सी में आया था साइटोकिनिन। देख लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो नोट्स है कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बात करते हैं मांसपेशियों के संकुचनशीलता हेतु एक्टिन और मायोसिन कार्य करती हैं। यानी हमारी जो मांसपेशियाँ है ये संकुचित होंगी, फैलेंगी, इसका काम एक्टिन और मायोसिन के द्वारा किया जाता है। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमने प्लांट के जो विभाज्योतक टिश्यू है उसे देख लिए हैं। अब हमें पढ़ना है स्थायी टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब चलिए स्थायी टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो स्थायी टिश्यू है प्लांट में, तो इसमें भी दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। स्थायी टिश्यू में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल यानी सामान्य टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स जिसे हम लोग जटिल बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल के बारे में। तो देखिए जो सिंपल टिश्यू होते हैं इसमें अगर याद कर रहे हैं तो कैसे याद रखिएगा, तो PCS याद रखिएगा। PCS अधिकारी होता है ना जी, तो PCS याद रखिएगा। PCS मतलब P का मतलब पैरेन्काइमा, ये भंडारण का काम करता है, और स्टार्च को ये भंडारण करता है, यानी स्टार्च को ये संचयन करता है। C का मतलब क्लोरेन्काइमा, और ये तन्यता को यानी फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करता है कि कोई चीज़ कैसे फैलेगा, सिकुड़ेगा, ये क्लोरेन्काइमा का काम है, और इसे C से डिनोट किया जाता है। हम बात करते हैं S से, तो स्क्लेरेन्काइमा होता है और ये कठोरता या मजबूती प्रदान करता है किसी पेड़ में। तो यहाँ पे आपने सामान्य टिश्यू में तीन चीज़ें याद रख लिया, PCS, ठीक ना, और ये आपका काम खत्म हो गया। हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जाइलम के बारे में। देखिए ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम जो है यह पौधे के अंदर जल का संवहन करता है। जाइलम पौधे में जल का संवहन करता है, और जाइलम जो है 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है, देखिए ऐसे याद रखिए, TVXX। अब TV जो है, अब T मतलब ट्रैकिड्स और V मतलब वेसल्स। तो जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर पाया जाता है। ये 4 चीज़ जाइलम पाए जाते हैं। इसी तरह से फ्लोएम में भी 4 पाए जाते हैं। SC मतलब कि S का मतलब सीव सेल, और दूसरा C का मतलब कैंपियन सेल, और फाइलम पैरेन्काइमा, और फाइलम जो है आपका फ्लोएम जो है आपका फाइबर होगा, ठीक ना। तो ये फ्लोएम फाइबर होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, क्योंकि हम लोग प्लांट टिश्यू को पढ़ लिए हैं। अब ये जो एनिमल टिश्यू होता है इसमें भी 4 पार्ट में बांटा गया है इसको, एनिमल टिश्यू को। सबसे पहले आता है एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू है इसे एपिथेलियम टिश्यू ही कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू को पेशीय ऊतक कहते हैं और नर्वस टिश्यू को हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी नर्वस टिश्यू के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका ऊतक जो है इसके ऊपर बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में, ठीक है, तथा स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। यानी मस्तिष्क से लेकर हमारे जो कमर है नीचे यहाँ तक जो है चूँकि मेरुदंड पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है और इसी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में जो है ये तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। यानी तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका होती हैं, सेल होती हैं, उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन लंबी कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र सोचने, समझने, संतुलन स्थापित करने और संवेदनाओं को कार्य करती है। मतलब कि तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही हम किसी चीज़ को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, उसके बारे में धारणा बना पाते हैं, संतुलन कर पाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको अचानक कोई कांटा चुभ गया, तो कैसे पता चला कि आपको कांटा चुभ गया? क्योंकि हमारे जो पैर में या कहीं भी कांटा चुभता है तो वह तंत्रिका तंत्र तुरंत उसको क्या करता है? मैसेज करता है ब्रेन को, भाई कि देखो यहाँ पे कोई चीज़ चुभा हुआ है। तो तुरंत ब्रेन मैसेज करता है कि अरे उसे हटाओ वहाँ से। तुरंत क्या होता है? ये जो हमारी पैर है वहाँ से हट जाती है। तो यानी संतुलन बनाने और सोचने विचारने का कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो चित्र है इसके ऊपर बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो है इसके बीच में जो आकृति है सर्कल टाइप का, इसे केंद्रक कहते हैं, यानी साइटोन कहते हैं। ये जो कुछ रेखा टाइप की ये जो आकृति निकली हुई है इसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। और यही डेंड्राइट जो है किसी चीज़ को महसूस करता है, यानी यहाँ से मैसेज आता है डेंड्राइट से। और बीच में जो गैप दिखाई पड़ रहा है इसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी कुछ रेखाएं हैं, इस रेखा के माध्यम से, इन जो है तंतु के माध्यम से क्या होता है कि दूसरी जो है तंत्रिका इससे जुड़ी हुई रहती है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेशीय ऊतक के बारे में। अब ये आपको ध्यान देना है कि पेशीय ऊतक 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। पहला होता है ऐच्छिक, रेखीय या कंकाल पेशीय। ऐच्छिक टिश्यू या ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। यानी ऐसे ऊतक जिस पर हम अपने इच्छा से कंट्रोल करते हैं उससे हम लोग ऐसी जो है ऊतक को हम लोग ऐच्छिक ऊतक बोलते हैं। जबकि एक होता है अनैच्छिक ऊतक या अरेखीय ऊतक, और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक ना, जिसमें अग्नाशय, अमाशय, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा आता है। जैसे अगर ऐच्छिक ऊतक के बारे में बात करें तो ऐच्छिक ऊतक ये हाथ पैर में पाए जाते हैं। जैसे हम जब हमारी इच्छा करें हाथ को फैला देंगे, सिकोड़ लेंगे, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जबकि अनैच्छिक ऊतक या अरेखीय ऊतक जो होते हैं इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि अग्नाशय को या अमाशय को या किडनी को कि ऐसा कि भाई तुम लोग 3 दिन काम करना छोड़ दो, मत काम करो। तो ये आपकी कहे हुए बात को नहीं मानेंगे। ये आप चाह कर भी किडनी को नहीं 2-4 दिन के लिए बंद कर सकते हैं। फेफड़े को धड़कना नहीं रोक सकते हैं। ठीक है ना, फेफड़े को जो है ये सब काम जो है ये अपने आप चलता रहता है, इसके ऊपर हमारा जो है कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए इसमें ये जो अग्नाशय, अमाशय, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा होता है, ये सभी के अंदर अनैच्छिक टिश्यू पाई जाती है, यानी अनैच्छिक ऊतक पाया जाता है। जबकि जो हृदय है ये भी अनैच्छिक ऊतक का बना होता है। इसमें अनैच्छिक ऊतक का सबसे ज़्यादा योगदान होता है और ये जीवन भर कार्य करता है। जिस दिन समझिए कि हृदय काम करना बंद हो गया उस तरह से हमारी लीला समाप्त हो जाएगी उस समय से। अब हम बात करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है संयोजी ऊतक जोड़ने का कार्य करता है। क्या जोड़ने का काम करता है? तो देखिए हमारे शरीर में इतने ज़्यादा जोड़ हैं तो कोई ना कोई
इसमें अपना भूमिका अदा करेगा। तो यही कनेक्टिंग टिश्यू इसमें अपना भूमिका अदा करता है। और यदि जो है कनेक्टिंग टिश्यू, इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे रक्त, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। ये जो रक्त हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, यही हमारे कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो लिगामेंट है, लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। जबकि टेंडन का काम होता है अस्थि को मांसपेशी से जोड़ना। यानी हमारी हड्डियाँ जो मांसपेशी से जुड़ी रहती हैं, ये टेंडन जुड़ा रहता है। टेंडन क्या करता है, जोड़ के रखता है। जबकि एडिपोज शरीर में वसा को इकट्ठा करता है तथा शरीर को उष्मारोधी बनाता है। ठंडी के दिन में देखते हैं अक्सर महिलाओं को जाड़ नहीं लगती है, ठंड नहीं लगता है। क्या है पता है? क्योंकि उनके अंदर एडिपोज बहुत अच्छा काम कर रहा है और फैट इकट्ठा कर देता है। इतना ज़्यादा फैट इकट्ठा कर देता है कि शादी में जहाँ पे पुरुष कंबल पे कंबल ओढ़ के घूम रहे हैं, वहीं पे महिला एक साड़ी पहनी हुई है या जो है वो पूरे उस बारात में घूम रही है, उसको ठंडा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाई एडिपोज अच्छा काम कर रहा है, फैट इकट्ठा कर दिया है और ये फैट जो है उष्मारोधी होता है, जो है इसके चलते। तो इन बातों को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एपिथेलियम ऊतक के बारे में। ये जो एपिथेलियम ऊतक है हमारे शरीर के वाह्यतम निर्माण में सहायक होता है। यानी देखते हैं हमारे शरीर के जो आउटर लेयर है, जहाँ पे आपको अच्छा जो है चेहरा देखने को मिल रहा है, हाथ देखने को मिल रहा है, पैर देखने को मिल रहा है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये काम है एपिथेलियम ऊतक का। यानी जहाँ पे गड्ढा रहता है, जो है गुहिका वगैरह रहता है, वहाँ पे सब क्या करता है, ये एपिथेलियम ऊतक उसको भर देता है, बराबर कर देता है, समतल कर देता है। ठीक ना? तो यह शरीर के अंदर बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से हमारे चेहरे पर से एपिथेलियम ऊतक हट जाए, तब क्या होगा? तब हमारे शरीर की जो हड्डियाँ हैं दिखने शुरू हो जाएंगी। पता चलेगा कि इधर से हड्डी निकला है, उधर से हड्डी निकला है, बीच में गाल चिपका हुआ है। ठीक क्या है? ये जो है सिर्फ एपिथेलियम ऊतक के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पाया कि हमारे शरीर का जो आउटर लेयर है वो अच्छा दिखता है। यह विभिन्न प्रकार के शरीर तंत्र को एक दूसरे से अलग भी करता है। यानी हमारे शरीर में अलग अलग जो पार्ट्स पाए जाते हैं, शरीर के जो अंग पाए जाते हैं, उनको अलग करने का भी काम एपिथेलियम ही करता है। जैसे त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्तवाहिनी, फेफड़े की कृपिका और वृक्कीय नली, ये सभी अलग अलग पाए जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एपिथेलियम ऊतक जमा रहता है, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। और अगला चैप्टर है जीवों में विविधता। ठीक है, जीवों में विविधता ये चैप्टर है अगला, तो इसे हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जीवों में विविधता का मतलब है कि जो जीव हैं वे अलग अलग प्रकार के जीव हैं। अब देखिए, जो सबसे लंबा जो वृक्ष होता है ये सिकोया का होता है, जिसे सिम्परवीरस कहा जाता है, और ये रोजवुड है। यानी रोजवुड को ही सिकोया या सिम्परवीरस कहा जाता है, और ये क्या सबसे लंबा वृक्ष होता है। सबसे बड़ा जो स्तनपायी है ये नीला हेवेल है, जिसे ब्लू हेवेल बोलते हैं, ये सबसे बड़ी स्तनपायी है। जैव विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दिया था। उनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी के माध्यम से उन्हें जैव विकास की अवधारणा को दिया था। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वोस ने सजीव को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। देखिए, ये तीन जो वैज्ञानिक हैं, जिसमें अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वोस है, ये लोग मिलके सजीव को जगत नामक बड़े वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था, यानी बांटा था। व्हिटेकर के द्वारा जीवों को 5 जगत में बांटा गया था। जो व्हिटेकर साहब हैं, इन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा था। और ये 5 जगत कौन कौन थे? तो ये 5 जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मोनेरा है ये प्रोक्रिएटिक सेल होते हैं या प्रोक्रिएटिक जीव इसमें आते हैं।
जो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई जो होते हैं ये इसमें कवक आता है। प्लांटी में पौधे आते हैं और एनिमलिया में एनिमल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक में एक ही कोशिका होती है, कुछ कुछ में डबल कोशिका भी, कुछ कुछ में बहुकोशिकी भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक का जो अंग होता है वह विदाउट सेल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लाइकेन तथा शैवाल का संबंध सहोपकारिता कहलाता है। यही आपका TRA 3 का क्वेश्चन है। लीजिए कितनी महत्वपूर्ण नोट्स है ये। लाइकेन और शैवाल का संबंध सहोपकारिता कहलाता है और सेम ये लाइन ही आ गया था एग्जाम में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मोनेरा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा मोनेरा के बारे में आपको याद रखना है कि संगठित केंद्रक और कुशकांग का अभाव होता है। यानी मोनेरा में ना तो केंद्रक पाया जाता है संगठित और ना ही कुशकांग पाए जाते हैं। पाए तो जाते हैं लेकिन इनकी संगठित नहीं होते, ये अभाव होता है इनका। कुछ में कोशिका भित्ति होती है और कुछ में नहीं होती है। यानी मोनेरा जो है में जो भी जीव आते हैं कुछ में कोशिका भित्ति होती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कुछ में कोशिका भित्ति होगी, कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होगा। जबकि बात करते हैं कि मोनेरा या तो स्वपोषी होंगे या तो विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब कि ये जो मोनेरा होंगे या तो अपना भोजन ये स्वयं से बना लेंगे या तो किसी दूसरे के ऊपर ये निर्भर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मोनेरा का, जिसमें जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ये सभी क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। मतलब कि इनकी जो शरीर है वो एक ही कोशिका की बनी होती है। ठीक है, और इसमें केंद्रक का अभाव होता है और इसके अंदर जो कुशकांग है वो भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको मोनेरा श्रेणी में रखा गया है। आगे हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा प्रोटिस्टा ये भी यूकैरियोटिक होते हैं और गमन हेतु इनमें सिलिया और फ्लैजेला पाई जाती हैं। यानी गमन करने के लिए, गति करने के लिए इसमें सिलिया और मोनेरा पाया जाता है। इस बात को याद रखना है। ये भी स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। मतलब कि या तो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे या तो ये जो है किसी दूसरे के भोजन के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर ये निर्भर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और इसके जो एग्जाम्पल है शैवाल है, डाइटम है, प्रोटोजोआ है, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम है। ये एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं फंजाई के बारे में, इसे भी समझ लीजिए। तो फंजाई जो है ये विषमपोषी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। विषमपोषी और यूकैरियोटिक होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये मृत जीव होते हैं, मतलब कि सड़े गले चीज़ों पर ये उगते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कवक, जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं, और कोशिका भित्ति इनका काइटिन का बना होता है। याद रखिएगा कि कवक का जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्लांटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे अब ध्यान रखिए जो प्लांटी है, जो पौधे हैं, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति इनके ऊपर पाया जाता है। इनके ऊपर क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति इनके ऊपर पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाता है। जबकि पादप जगत की बात करें तो पादप जगत को अब हम यहाँ पे हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं। देखिए पादप जगत को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अपुष्पोविद और दूसरा होता है पुष्पोविद। सबसे पहले बात करते हैं हम अपुष्पोविद के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि अपुष्पोविद जो है इसमें तीन होते हैं, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होता है। जबकि पुष्पोविद में अनावृतबीजी और आवृतबीजी होता है, जिसमें मोनोकॉट और डाइकॉट होता है आवृतबीजी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपुष्पोविद में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो देखिए इसकी जो संरचना है ये थैलसन के समान होती है।
ठीक है ना, थैलेसन के समान होती है। कहने थैलेनुमा के समान होती है। कहने का मतलब है कि ये जो थैलोफाइटा के जो इसमें पौधे आते हैं, दरअसल इनमें जड़, तना, पत्ती, शैवाल कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, मतलब अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पौधे में कौन जड़, कौन तना, कौन जो है इसका पत्ती है, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे आप शैवाल को देखिए या आप स्पाइरोगायरा को देखिए, तो आप देखेंगे तो पता नहीं चलेगा भाई इसमें पत्ती है कि नहीं है, तना है कि नहीं है, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। इसको बोलते हैं थैलोफाइटा, और इसके एग्जाम्पल है इलोथ्रिस, स्पाइरोगायरा और कारा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है थैलोफाइटा के। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा में पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये पादप जगत के उभयचर हैं, क्योंकि यह जल और थल, मतलब कि जल में और जल के बाहर जमीन पर, थल में, ये दोनों पे रह सकते हैं ब्रायोफाइटा। पादप जो है इसमें, इनमें जड़, तना, पत्ती ये विभक्त होता है, मतलब कि अलग अलग पता चल जाता है कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। जल तथा अन्य पदार्थ के वहन हेतु इसमें ऊतक नहीं पाया जाता। ये सबसे बड़ी बात है कि ब्रायोफाइटा में ऊतक नहीं पाया जाता, इसे आप याद रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल है मॉस यानी फ्यूनेरिया और मर्केसिया, ये इसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा के बारे में। आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। अब देखिए, जो टेरिडोफाइटा है ये पादप जगत का सरीसृप कहलाता है। पादप जगत का सरीसृप है टेरिडोफाइटा, और इसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है? शरीर इसका टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक ना। और इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम इसमें पाया जाता है। जो दोनों संवाहक ऊतक हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये दोनों टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। और इसमें जड़, तना, पत्ती सब विभक्त होता है, सब अलग अलग पता चलता है कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है फर्न और मार्सिलिया, हास्टेल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। अपुष्पविद पादप में सबसे विकसित होते हैं, यानी जो अपुष्पविद जो पादप अभी हमने पढ़ रहा था, ब्रायोफाइटा, थैलिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस सभी में सबसे विकसित जो होते हैं वे टेरिडोफाइटा होते हैं। इस बात को याद रखेगा। हम लोग अपुष्पविद पढ़ लिए हैं, अब हम लोग को पढ़ना है पुष्पविद के बारे में। अब ध्यान रखिएगा कि पुष्पविद जो है ये दो होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। एक होते हैं अनावृतबीजी, दूसरा होता है आवृतबीजी। तो अनावृतबीजी जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ये नग्न बीज होते हैं। मतलब कि पुष्पविद में जो अनावृतबीजी होते हैं, इनका जो बीज होता है वो नग्न होता है। मतलब कि आप अपने आँखों से देख लेंगे, ये बिना कवर के होते हैं, बिना कवर के होते हैं, ठीक है। इसमें पुष्प का निर्माण होता है, परंतु उनके बीज किसी खोल के अंदर नहीं होते हैं। मतलब कि पुष्प का निर्माण तो होगा, लेकिन ये बिना खोल के अंदर होते हैं। विश्व का सबसे लंबा पौधा जो सिकोया है, जिसे सेम्परविरेंस कहा जाता है, एक अनावृतबीजी है। कैसे पौधे हैं? तो अनावृतबीजी के अंतर्गत सिकोया या सेम्परविरेंस आता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, जिसे हम लोग रोजवुड बोलते हैं। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। यानी आपके जो सिकोया है, जिसे हम लोग सिकोया सेम्परविरेंस कहते हैं, और जो रोजवुड का पौधा है, इसी को हम लोग कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, ठीक है ना। जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल तथा स्केल बनता है, इसे आप याद रखेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि किस पौधे से जो है पेंसिल और स्केल बनता है, तो जूनिपेरस के लकड़ी से बनता है। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है, इसे भी याद रखना है। ये जितने भी एग्जाम्पल दिया गया है ना जी, ये जिम्नोस्पर्म से पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है, देवदार से सिड्रस का तेल प्राप्त होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और पाइनस के वृक्ष से चिलगोजा प्राप्त होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आवृतबीजी के बारे में। आवृतबीजी, अब देखिए आवृतबीजी क्या होता है? सबसे छोटा पौधा इसका लेना होता है, लेमना। इसका सबसे बड़ा जो पौधा है आवृतबीजी का, ये यूकेलिप्टस होता है, जिसे सफ़ेदा कहते हैं, और चूँकि पर्यावरण का एक दुश्मन कहा जाता है। सबसे छोटा फूल की बात करें तो बुल्फिया होता है। सबसे बड़ा फूल रेफलिसिया होता है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी जो पत्ती होती है जो आवृतबीजी में आती है, वह विक्टोरिया रेजिया होता है। कौन सा होता है? विक्टोरिया रेजिया। ये सभी एग्जाम्पल याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे।
और सबसे छोटा जो बीज है ये आर्किड का है, और सबसे बड़ा बीज लोडेसिया होता है। ये सभी एग्जाम्पल है जो आवृत बीजी से पूछा जाता है, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बीजपत्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, बीजपत्री यानी बारे में आपको याद रखना है कि बीज या तो एक बीजपत्री होंगे या तो द्विबीजपत्री होंगे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे बीज होते हैं जो सिर्फ उसमें एक ही बीज होता है, उसमें को दो पार्ट नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो द्विबीजपत्री होते हैं, मतलब कि दिखाई तो एक देते हैं, जब उसको खोलिएगा तो उसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक ना। अब आपको हम बात करते हैं सबसे पहले एक बीजपत्री के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक बीजपत्री जो है, इसमें जो बीज होता है इसके एक दाल होते हैं। मतलब कि मान लीजिए जैसे गेहूँ को देखिए या चावल को देखिए, ये सब क्या है, एक बीजपत्री हैं, इसमें एक ही जो है बीज के दाल मिलते हैं। ठीक ना। और इनकी पत्ती जो होती है लंबी होती है। आप गेहूं का पत्ती देखिए कैसा होता है, लंबी होता है, पत्ती लंबी होता है इस तरह से। और इसमें समांतर सिरा पाया जाता है। कैसे सिरा पाया जाएगा, समांतर सिरा पाया जाता है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए गेहूं की पत्ती है, ठीक ना, तो इसमें बीच में जो है समांतर सिरा पाया जाता है। और इसकी जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार जड़ें होती है। कैसी जड़ होती है, रेशेदार, रेशे की तरह इसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, कम मोटाई का तना होता है। जैसे आप गेहूं का पौधा देखिए, उसका तना कितना मोटा होता है, कम मोटा होता है। और फूल जो है 3 के गुणांक में होते हैं। यानी जो भी एक बीजपत्री के पौधे होंगे उसमें फूल 3 के गुणांक में होंगे। मतलब पंखुड़ियाँ या तो 3 गो रहेगी, या तो 6 गो, या तो 9 गो, या तो 12 गो, इस तरह से पंखुड़ियाँ रहती है। जैसे मान लीजिए कोई फूल है, अगर इस तरह से है, ठीक ना, और ये फूल है, तो समझिए कि ये कौन सी बीजपत्री होगा, ये एक बीजपत्री होगा, क्योंकि 1 2 3 गो पंखुड़ी है। तो इनके जो फूल होते हैं ये 3 के गुणांक में होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री के बारे में। तो देखिए, द्विबीजपत्री में 2 दाल पाया जाता है। मतलब कि इनका जो बीज होता है उनके 2 दाल होते हैं। जैसे आम का गुठली देखें, तो जब हम आम खा के फेंकते हैं तो जम जाता है। तो देखिए, कभी कभी उसको खोल के देखिएगा गुठली को, तो उसके अंदर 2 जो है 2 दाल होते हैं, 2 दाल होते हैं। ठीक ना। और पत्ती इनकी चौड़ी होती है। आप आम का ही पत्ती देख लीजिए कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, पत्ती चौड़ी होती है। और इसमें जाली का सिरा विन्यास होता है। मतलब कि इस तरह से जाली की तरह इसमें इसका सिरा विन्यास फैला रहता है। मुसला जड़ होता है। मतलब कि इसमें जो जड़ होता है, इसमें एक मेन जड़ होता है, उसे मुसला जड़ बोलते हैं। और तना की मोटाई अधिक होती है। अब जितने भी मोटे ताने वाले जो पौधे होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। और फूल या इनके जो फूल होते हैं या तो 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। मतलब कि फूल की जो कलियाँ, ये पंखुड़ियाँ होती हैं, तो या तो 4 के गुणांक में रहेंगी या तो ये 5 के गुणांक में रहेंगी। इतनी बात आपको बीजपत्री के संबंध में पता चल गया। तो अब हम बात करते हैं जंतु जगत के बारे में, जैसे एनिमिलिया कहा जाता है। जंतु जगत के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जंतु जगत में सबसे पहले जंतु जगत को अरस्तु ने डिवाइड किया, और इन्होंने 2 तरह से बांटा। एक कहा कि एनीमिया, उन्होंने बताया कि एनीमिया होता है, और एनीमिया में कहा कि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, जबकि ये असिरकी होते हैं। क्या होते हैं, असिरकी होते हैं। मतलब कि इसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बात कहना था अरस्तु का। जबकि इनेमिया में उन्होंने कहा कि आरबीसी पाए जाएंगे और एक कसिरकी होंगे, मतलब इसमें मेरुदंड पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ उन्होंने, अरस्तु जो है जंतु जगत को 2 भाग में बांटा, एक एनीमिया और दूसरा इनेमिया। ठीक है, और ये जो इनेमिया है इसको भी उन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि जो इनेमिया है जिसमें आरबीसी और मेरुदंड पाया जा रहा है, ये 2 इसके 2 तरह के होते हैं। एक होता है जरायुज, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। जो अंडे देते हैं वो अंडायुज कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये भी ध्यान रखना, कोरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो कोरोलस लिनियस है। अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए, एनिमल किंगडम मतलब कि जो जंतु होते हैं, जंतु जगत। तो एनिमल किंगडम में जो है इनकी विशेषता क्या होती है कि सबसे पहले तो इसमें सेलवाल नहीं पाया जाएगा, सेलवाल इसमें नहीं पाया जाएगा। ये विषमपोषी होते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, प्रजनन करते हैं, शोषण करते हैं और उपचारिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। ये जंतु जगत की कुछ विशेषता होती है, मतलब जंतुओं की कुछ विशेषता होती हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम को कैसे विभाजित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनिमल किंगडम को जो बांटा गया है इसमें सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मतलब कि एनिमल किंगडम को जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें कई भागों में किया गया है। सबसे पहले किंगडम आता है जिसे जगत बोलते हैं, इसके बाद फाइलम होता है जिसे संघ कहा जाता है, क्लास होता है जिसे वर्ग कहते हैं, ऑर्डर को गण कहते हैं, फैमिली को कुल कहते हैं, जीनस को वंश कहते हैं और स्पीसीज को जाति कहा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो स्पीसीज है ये सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी किंगडम का, किसी भी जो है जगत का स्पीसीज जो है सबसे छोटी इकाई होती हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जीनस और स्पीसीज ये किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम निर्धारण करने का आधार होता है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझिए कि जैसे ये जो मानव है, तो मानव को हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कहा जाता है कि जो मानव का जो किंगडम है वो एनिमिलिया है, मानव का जो फाइलम है वो कोरिडेट है, मानव का जो क्लास है मेमिलिया क्लास में आता है, मानव जो है परमिटा ऑर्डर में आता है, मानव होमोनिडा फैमिली में आता है, मानव का जो जीनस है वो होमो है और मानव का जो स्पीसीज है वो सेपियंस है। इतनी बात ध्यान रखते हैं। इस तरह से किसी भी जो है जीव का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हम लोग मानव को क्या बोलते हैं, मानव को बोलते हैं कि हम होमोसिपियंस हैं। क्या हैं? होमोसिपियंस हैं। होमोसिपियंस हैं मतलब कि हम जीनस और स्पीसीज के आधार पे हम किसी के नाम का निर्धारण कर रहे हैं, किसी जंतु का निर्धारण कर रहे हैं कि ये होमोसिपियंस है क्या है। तो सिर्फ हम दो ही चीज़ देख लेते हैं, जीनस, और अगर उसके स्पीसीज को देख लें तो पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या है, या उसके नाम से पता कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे हम लोग होमोसिपियंस हैं, दो चीज़ मिलकर बन रहा है होमोसिपियंस, और होमोजेनिस होता है, सिपियंस जो हमारा ये स्पीसीज होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी जीव का जीनस और स्पीसीज के आधार पर उसका वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। जैसे हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस, तो यह जीनस और स्पीसीज के आधार पर ही ये निर्धारित होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मानव में सबसे छोटी जो इकाई होती है यह सेपियंस होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, फाइलम 10 होते हैं। फाइलम कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब देखिए, ये जो फाइलम होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय फाइलम में प्रोटोजोआ आते हैं और इसके एग्जाम्पल अमीबा है। और बहुकोशिकीय में जो फाइलम है इसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैंटीहेमेंथिस, नेमाटोडा, एनेमिलिया, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकोनोडर्माटा और कोरोडेटा आता है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखिए, अब हम सबसे पहले देखिए, अब एक एक करके बारे में बात करते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैंटीहेमेंथिस, नेमाटोडा, एनेमिलिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्माटा और कोरोडेटा, इन सभी को अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा के बारे में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पोरीफेरा के बारे में। तो देखिए, पोरीफेरा में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। पोरीफेरा में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है और ये सबसे सरल संघ होता है। पोरीफेरा क्या है? सबसे सरल संघ है और इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, मतलब कि शरीर पे छेद पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है साइकोन और यूप्लेक्टेटा और स्पंजिला, ये कुछ के इसके एग्जाम्पल है। और पोरीफेरा में ये भी ध्यान रखिएगा कि इनका शरीर स्पंजी होता है, रुई टाइप का होता है, स्पंज की तरह। समुद्री जीव होते हैं पोरीफेरा। और यू स्पोजिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं। यू स्पंजिया जो है इसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। और यूप्लेक्टेला जो है अत्यंत सुंदर फूल होता है, अत्यंत सुंदर है, जो वीनस के फूलों की टोकरी में रखी जाती है। इससे याद रखना, जितने भी पढ़ा रहे हैं ना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं आगे बताऊंगा भी। अब हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। देखिए, जिसे हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। तो ये बायोल्यूमिनस होते हैं। कैसे होते हैं? बायोल्यूमिनस मतलब कि खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है इनके पास। और ये जलीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं? जलीय जंतु होते हैं निडेरिया। इनमें प्रारंभिक ऊतक बना होता है, प्रारंभ हुआ है, मतलब कि प्रारंभिक ऊतक इसमें
बना हुआ रहता है या प्रारंभ हुआ रहता है। शरीर पर कंटक पाए जाते हैं, मतलब कि शरीर पर जो है जो टेंकलेस होता है, शरीर पे टेंकलेस पाया जाता है। और इनके जो उदाहरण है ये हाइड्रा है, जेलीफिश है, मूंगा है। ये जो मूंगा है एक शैवाल है, क्या है? शैवाल है, जिसमें मूंगा और शैवाल सहजीवी संबंध बनाते हैं। मूंगा और शैवाल क्या होते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं। और ये मूंगा है, ये चूना प्रधान जीव कहलाता है। कैसा? तो चूना प्रधान जीव कहलाता है। मूंगा के बारे में इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्लैंटीहेमेंथिस के बारे में। देखिए प्लैंटीहेमेंथिस जो है, यहाँ से ऑर्गन की शुरुआत होती है, यानी में यहीं से मतलब कि अलग अलग ऑर्गन जो है देखने को मिलते हैं। इनके शरीर जो है चपटा होता है। उत्सर्जन हेतु कोशिका, जालिका कोशिका जो है यानी फ्लेम सेल पाया जाता है। उत्सर्जन हेतु जो कोशिका होती है वह ज्वाला कोशिका होती है, जिसे हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में उपस्थित होता है। मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है फीता कृमि और लीवर फुक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम नेमाटोडा के बारे में। तो नेमाटोडा के बारे में याद रखिएगा कि ये गोल कृमि कहलाते हैं, गोल कृमि होते हैं। शरीर में खंडों का अभाव होता है, मतलब कि इनका जो शरीर है खंड खंड में बटा नहीं होता है। ये एकलिंगी होते हैं, मतलब कि या तो ये पुरुष होंगे या तो नर होंगे। ठीक है ना, या तो पुरुष होंगे या तो नर होंगे, ये दोनों अलग अलग होते हैं। केंचुओं के जैसा शरीर इनका होता है, परंतु इसमें खंड नहीं होता है। मतलब केंचुओं के जैसा शरीर तो होता है लेकिन इनमें खंड नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल है एस्केरिसिस और सूत्रकृमि। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एनालिडा के बारे में। एनालिडा के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये जो एनालिडा है ये शरीर का खंडयुक्त होता है, मतलब कि इसका शरीर जो है खंड खंड में बटा होता है। शरीर छलेदार खंड में बटा होता है। और उत्सर्जी अंग जो है इसके ये नेफ्रिडिया कहलाता है। इसके जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो नेफ्रिडिया होते हैं। इसके एग्जाम्पल है केंचुआ। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? केंचुआ होता है। केंचुआ का आप शरीर देखते हैं तो इस तरह से बना होता है, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिए, खंड खंड का बना होता है। ठीक ना, तो केंचुआ इसके एग्जाम्पल है। और केंचुआ के 14वें खंड पर, किस खंड पे? तो 14वें खंड पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है तथा 18वें खंड पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। इसीलिए केंचुआ क्या है? केंचुआ उभयलिंगी है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, केंचुआ के 14वें खंड पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और 18वें खंड पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोर्थुमा कहलाता है। कास्टिक जो है, कास्टिंग ये केंचुआ का उत्सर्जी पदार्थ है, यानी केंचुआ जो उत्सर्जन करता है वह कास्टिंग कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण जोंक भी हैं। इसके अन्य उदाहरण क्या है? अन्य उदाहरण जोंक हैं, इसे याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें तो शरीर खंडयुक्त होता है, टांगे इसकी जोड़दार होती है, मतलब कि इनकी जो टांग होता है, जो पैर होता है, वो जोड़े में पाया जाता है, 2-400 इस तरह से करके। ठीक ना, काइटिन का वह आवरण होता है, यानी इनके ऊपर जो आवरण होगा वो काइटिन का बना होगा। मोल्टिंग की क्रिया होती है इनके अंतर्गत, यानी वह त्वचा को शरीर से अलग ये कर देते हैं। जैसे सांप देखें ना, सांप क्या करता है? अपनी त्वचा मतलब केचुर छोड़ देता है। तो इस तरह से जो है इनके अंदर मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है, अपने बाहरी त्वचा को ये निकाल देते हैं, शरीर से अलग कर देते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुला होता है, इनमें जो है जो भी रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब कि जो आपका ब्लड सिस्टम होता है ये खुले में होता है, इसमें कोई जो है नसें वगैरह नहीं पाई जाती हैं। ये 4 वर्गों में विभाजित होते हैं। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ये 4 वर्गों में विभाजित होते हैं, जिसमें ये वर्ग आते हैं क्रिस्टेसिया, मारियोपोडा, इंसेक्टा और आर्केनाइडा। अब देखिए ये जो इंसेक्टा है, तो इंसेक्टा में याद रखना कि इंसेक्टा में 3 जोड़ी पैर होता है, यानी जिस कीड़े में 3 जोड़ी पैर देखने को मिलेगा, जिसमें 3 जोड़ी पैर देखने को मिलेगा, मतलब कि वो इंसेक्ट है, कीड़ा है। जैसे जू, मच्छर, चींटी, टीडा, ये सब क्या है? इंसेक्ट में आते हैं, कीड़ा में आते हैं। जबकि जो आपका मकड़ी है वो इंसेक्ट में नहीं आता है, कीड़ा में नहीं आता है। क्यों?
क्योंकि मकड़ी के अंदर 3 जोड़ी पैर यानी 6 पैर उसके नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंसेक्टा का विशेषता होता है कि जिसमें 3 जोड़ी पैर है, वही इंसेक्टा के अंतर्गत आएगा। आर्किनाइडा की बात करें तो इसमें 4 जोड़ी पैर होता है। यानी आर्किनाइडा क्या होता है, 4 जोड़ी पैर होते हैं। जैसे मकड़ी, किलनी, बिच्छू, ये क्या है, इनके 4 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे आर्किनाइडा में रखा गया है। अब हम बात करते हैं मोलास्का के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि मोलास्का, इनका शरीर कोमल होता है और मेंटल आवरण शरीर को ढकने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना होता है। मतलब कि इनके ऊपर एक आवरण होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये भी समझिए कि इसके कुछ अपवाद हैं। ऑक्टोपस जो है इसका अपवाद है, क्योंकि आवरण इसके ऊपर नहीं पाया जाता है। ऑक्टोपस के ऊपर किसी प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण नहीं पाया जाता है और ये मृद कवची होते हैं। ये आपको ऑक्टोपस मृद कवची होता है और इसके 8 भुजाएं होती हैं और ये समुद्र का दैत्य कहलाता है। ठीक है, इसकी 8 भुजाएं होती हैं, ये मृत कवची होता है और इसकी ये जो समुद्र का दैत्य कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है मोलस्का के, घोंघा, सीपी, शंख, पर्ल, ओस्टर, जिसे मोती निकाला जाता है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है मोलस्का के। ध्यान रखिएगा, मोलस्का के ऊपर जो है कठोर जो संरचना पाई जाती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब हम बात करते हैं कोरोडेटा के बारे में। तो ध्यान रखिए कोरोडेटा के बारे में कि पूर्ण शरीर विकसित होता है और रीढ़ की हड्डी इसमें पाई जाती है। शरीर विकसित होगा और रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। और कोरोडेट 4 प्रकार के होते हैं, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। उभयचर को हम लोग एम्फीबिया कहते हैं, सरीसृप को रेप्टिलिया कहा जाता है, पक्षी को एविज कहते हैं और स्तनधारी को मैमिलिया कहा जाता है। ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्तनधारी हैं, जो मैमिलिया हैं, तो मैमिलिया को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। देखिए, जो प्रोटोथीरिया होते हैं, जो स्तनधारी या मैमिलिया जो प्रोटोथीरिया होते हैं, ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और इनका ब्लड कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब कि ठंडा इनका जो है खून होता है। और आरबीसी और केंद्रक इनके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोटोथीरिया में। और इसके एग्जाम्पल है एक्नीडा और डकबिल। ठीक है, एक्नीडा और डकबिल इसके प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। आगे हम बात करें तो मैमिलिया में जो मेटाथीरिया होते हैं, ये मादा अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती हैं। यानी इसमें मेटाथीरिया में बच्चे को जन्म तो देते हैं मैमल्स, लेकिन वह बच्चा जो है अपरिपक्व होता है, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होता है। ठीक ना। अब फिर क्या होता है, मार्सुपियन थैली में जन्मित बच्चे को रख देते हैं ये, और इनका बच्चा विकास कर देता है। जैसे कंगारू को देखिए, कंगारू जो है बच्चे को जन्म तो देता है, लेकिन बच्चा पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसलिए वह अपने पेट के अंदर उनकी थैली होती है, जिसे मार्सुपियन थैली कहा जाता है, उसी में बच्चे को रख लेता है और धीरे धीरे इनके बच्चा उसमें रहते रहते विकास कर जाता है। ठीक है, तो ये मेटाथीरिया हो गया। जबकि हम बात करें यूथीरिया के बारे में, तो यह पूर्ण विकसित बच्चे का जन्म देते हैं और इसमें प्लेसेंटा पाया जाता है बच्चे के भोजन के लिए। और इसके एग्जाम्पल है डॉल्फिन, छुछुंदर, चमगादड़, बंदर और मनुष्य और व्हेल है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है यूथीरिया के बारे में, ध्यान रखिएगा। छुछुंदर, डॉल्फिन, चमगादड़, मनुष्य, बंदर और व्हेल। अब हम आगे बारे में बात करते हैं इकोनडर्मेटा के बारे में। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन TRE 3rd के एग्जाम में पूछा गया है। इकोनडर्मेटा के बारे में क्वेश्चन दिया था कि निम्न में कौन इकोनडर्मेटा की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए विशेषता क्या है कि त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, त्वचा के ऊपर काट पाया जाता है, कांट। विशिष्ट जल संवहन नल तंत्र होता है, यानी इसमें जो है विशिष्ट प्रकार का जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। और ये मुक्त जीवी समुद्री जीव हैं, मतलब कि समुद्र में पाए जाने वाले मुक्त जीव हैं ये। और कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल इनके ऊपर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश, समुद्री आर्किन और समुद्री खीरा। देखिए क्वेश्चन आपके TRE 3rd में आया था कि निम्न में कौन इकोनडर्मेटा के विशेषता है, और ऑप्शन में दिया था क्या, विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र और मुक्त जीवी समुद्री जीव, दोनों एग्जाम्पल दिया था। ये दोनों ऑप्शन दिया गया था और मैक्सिमम लोग पता है गलती करके आए थे।
क्योंकि इसका आंसर था उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम मत्स्य के बारे में। अब मत्स्य के बारे में ध्यान रखिएगा कि मत्स्य जो है ये समुद्र में और मीठे जल में रहते हैं। शरीर पर सल्क पाया जाता है, शरीर की धारा रेखीय होती है, ठीक ना, और जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इनके जो हार्ट होते हैं उसमें 2 चैम्बर होता है और असंतापी मतलब कि इनका ब्लड कोल्ड ब्लडेड होता है। कंकाल इनकी जो है वह उपास्थि का बना होता है कुछ मछली में, जैसे शार्क की बात करें। तो ये मत्स्य के बारे में यानी मछली के बारे में हमने जान लिया। आगे बात करते हैं जल स्थलचर, मतलब कि जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। तो त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है इनके। हृदय 3 चैम्बर का होता है और इनका जो वाह्य कंकाल इसमें नहीं पाई जाती है। जल स्थलचर में वाह्य कंकाल नहीं पाई जाती है, लेकिन इनका ब्लड जो है कोल्ड ब्लडेड होता है, खून कोल्ड ब्लडेड होता है, ठंडा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मेढक और टोड। ये भी TRE थ्योरी का क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में किसका ब्लड गर्म होता है, निम्न में किसका खून गर्म होता है। ऑप्शन दिया था टोड, छिपकली, मगरमच्छ, ये ऑप्शन में था। इसका आंसर क्या था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल है मेढक और टोड। टोड क्या होता है पता है, मेढक का जो अविकसित जो रूप होता है टोड होता है, फिर टोड ही बाद में मेढक बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरीसृप के बारे में। तो सरीसृप के बारे में याद रखिएगा कि इनका ब्लड कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब कि असमतापी होते हैं। श्वसन हेतु फेफड़ा पाया जाता है इसमें, श्वसन के लिए इनमें फेफड़ा पाया जाता है। हृदय 3 चैम्बर का होता है, जबकि इसके अपवाद मगरमच्छ है, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर होता है। मगरमच्छ में 4 चैम्बर होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका कितना जो है हृदय पाया जाता है, हृदय कितने चैम्बर होते हैं। और मैक्सिमम लोग 3 मार्क के आ जाएंगे, क्योंकि सरीसृप में 3 ही चैम्बर होता है, जबकि ये अपवाद है। ठीक है, बात करते हैं कछुआ का। तो देखिए ये जो सरीसृप हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ और ये सभी अंडे देते हैं और इनका ब्लड कोल्ड ब्लडेड होता है और इनके जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर का होता है। ठीक है, सिर्फ इसका अपवाद है मगरमच्छ। पक्षी के बारे में बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, पक्षी जो है समतापी होते हैं, मतलब कि इनका ब्लड वार्म होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं ये। हृदय 4 चैम्बर का होता है। 2 जोड़ी इनके पैर पाए जाते हैं और श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोग क्लास 9th का इन चैप्टर को डिस्कस किया। क्लास अच्छा लगा तो बिल्कुल आप कमेंट लाइक करते रहिए, ताकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।